हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम बेदर्द पिया एक रोमांटिक प्रेम कहानी का छठवां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। हाँ कबीर, मैं बहुत बहुत सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, निशा ने कबीर के सिर को चूमते हुए कहा। मगर तुम ऐसा सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो कबीर? निशा ने चिंता करते हुए कहा। निशा, मैं तुम्हारे आगे कुछ कहूँगा तो तुम बुरा तो नहीं मानोगी? कबीर ने निशा को प्यार से पूछा। कबीर, तुम्हारे अतीत में जो भी हुआ वह एक पास्ट है और मेरे साथ तुम हो ये मेरा आज है। कबीर, मेरे लिए तुम्हारा अतीत जानना ज़रूरी नहीं। जो बात तुमको तकलीफ दे मुझे ऐसी कोई भी बात नहीं करनी। निशा ने कबीर के माथे को सहलाते हुए कहा। निशा, सच में तुम इनोसेंट हो। मैं तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता हूँ, मगर मैं तुमको अंधेरे में रखना नहीं चाहता जान, इसलिए मुझे जो कहना है उसे तुम ध्यान से सुनना। निशा, कबीर ने कहा। फ्लैशबैक। आज से 4 साल पहले मेरी मुलाकात एक डांस बार में प्रिया से हुई थी। उसको किसी ने ड्रग्स दिए हुए थे और वो बहकी हुई मेरे कमरे में भूल से आ गई। उस दिन मैंने भी बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। तभी मैंने प्रिया को देखा और उसने मुझे। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, मगर नशा हम दोनों के ऊपर हावी हो गया था और हमको होश ही नहीं रहा कि हम दोनों क्या कर रहे हैं। प्रिया का शरीर ड्रग्स की वजह से एकदम ही गर्म हो चुका था और उसने मेरे करीब आकर मुझे भी बहका दिया था। मैंने प्रिया को अपनी बाहों में भर लिया और फिर उसे बेतहासा चूमने लगा। धीरे धीरे प्रिया भी मुझे साथ देने लगी और हम दोनों को ही अब एक दूसरे के साथ अच्छा लगने लगा था। मैंने उसे बेड के ऊपर लिटा दिया और मैंने अपने टॉवल को अपने शरीर से दूर कर दिया और प्रिया के कपड़ों को भी मैंने लगभग निकाला। हम दोनों ने एक दूसरे को चूमना और काटना शुरू कर दिया। मैंने और फिर उसने भी मुझे खूब सारा प्यार देने लगी। आखिर हम दोनों के ही सब्र का बांध टूट गया और हम दोनों पूरी रात बार बार इंटीमेट होते रहे और बस खुद को एक दूसरे में समाते गए। दूसरे दिन जब मैं उठा तो मैंने प्रिया को मेरी बाहों में लगभग कुछ ही कपड़ों में पाया। मैंने देखा हमारी सफ़ेद बेडशीट भी लगभग ख़राब हो गई थी। मैं समझ गया कि प्रिया का भी ये पहली बार ही था। मैंने तुरंत ही मेरे और प्रिया के लिए कपड़े मंगवाए। प्रिया भी जब उठी तो वह भी समझ गई कि कल रात को हमने अपनी सारी हदों को पार कर लिया है और वह अब वर्जिन नहीं रही। वह फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मेरा मंगेतर अब कभी भी मुझसे शादी नहीं करेगा और मेरे मॉम डैड मुझे जिंदा ही जलाकर मार देंगे। मुझे प्रिया की हालत देखकर तकलीफ हुई, इसलिए मैंने उनसे कहा, सुनो, जब तक तुम सबको अपनी बेगुनाही साबित कर ना लो तब तक तुम मेरे घर में मेरे साथ रह सकती हो। प्रिया तुरंत ही मान गई और वह मेरे साथ मेरे घर में रहने आ गई। कुछ वक्त तो सब कुछ सही चला। अब प्रिया और मैं रोज ही रात को एक ही बेड पर सोते थे और हर रात हम दोनों अपना होश खो बैठते थे। एक दिन मैंने उससे कहा, प्रिया, मुझे लगता है अब हमें शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता हूँ। मगर प्रिया ने बात ये कहकर टाल दी कि वह अभी तैयार नहीं है शादी जैसे रिश्तों में बंधने के लिए। मैं भी मान गया क्योंकि मैं उसे दुखी करना नहीं चाहता था और मैंने उसे कहा कि ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा। एक दिन मैंने उसे प्रपोज किया। दिल का दरिया बह ही गया, इसकी इबादत बन ही गया। खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी ज़रूरत तू बन गया। बात दिल की नज़रों ने की, सच कहा रहा तेरी कसम, तेरे बिन अब ना लगे कभी दम। मुझे कितना तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे ख़त्म। तुझे कितना चाहने लगे हम, उस जगह आ गई चाहते अब मेरी, छीन लूँगा तुझे सारी दुनिया से ही। मैंने तेरे इश्क पे है हक, मेरा ही तो है, कह दिया ये मेरे रब से ही। जिस रास्ते तू ना मिले उस पे ना हो मेरे कदम, तेरे बिन अब ना लेंगे कभी दम। तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे ख़त्म। तुझे कितना चाहने लगे हम, कबीर ने कहा। निशा, उस दिन मैं बहुत खुश था क्योंकि प्रिया ने भी मुझसे शादी के लिए हाँ कह दिया था। मैंने शादी की तैयारी भी कर ली थी। शादी के लिए हाँ करके प्रिया ने मेरी शुनी ज़िंदगी में खुशी के
रंग भर दिए थे। निशा कबीर की बातें ध्यान से सुन रही थी। कबीर ने निशा के सामने देखते हुए कहा, प्रिया सिर्फ और सिर्फ मेरे जज्बातों से खेल रही थी। उसने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कहा तो मैं बहुत ही खुश था। मैंने उसके लिए बहुत सारी शॉपिंग की थी, मगर प्रिया शादी के दिन ही अपने साथ किसी अजय नाम के लड़के के साथ शादी करके आई और मुझसे कहा, कबीर मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे इतने क्रूअल दिमाग को सह नहीं सकती और तुम बहुत ही क्रूर हो। मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी ऐसे नहीं बिता सकती। मैं अजय को भी नहीं छोड़ सकती। मेरी उसके साथ मंगनी हुई है और अपने मॉम और डैड को भी मैं धोखा नहीं दे सकती और मैं अजय के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो मुझे माफ़ कर देना। मेरी पूरी दुनिया प्रिया ने उजाड़ दी थी। मैंने प्रिया को बहुत समझाया, मनाया। मैं उसके आगे अपने घुटनों के बल बैठकर 2 हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया भी कि वह मुझे छोड़कर ना जाए। मैं उसके बिना नहीं जी सकता। वह जो चाहे मैं वही करूँगा, मगर मुझे वह धोखा ना दे और मुझसे शादी कर ले। निशा ने देखा कि बोलते बोलते कबीर की आंखों में आंसू उभर आए थे। निशा ने कबीर को अपने गले लगा लिया और उसको चूमने लगी। उसके सीने पर से रखते हुए बोली, भूल जाओ कबीर वो बातें, वो यादें तुमको तकलीफ दे रही है, वह मुझे नहीं जाननी कबीर। मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। और कबीर इतना याद रखना, हर कोई बुरा नहीं होता और हर कोई अच्छा नहीं होता। मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ कबीर, मैं तुमको छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी। बोलकर निशा ने कबीर के आंसू को पोंछा। वहीं आरोही ने सिर्फ मेरी दौलत को चाहा और उसने भी मुझे धोखा दिया। मुझे सिर्फ प्यार चाहिए निशा। मैंने छोटी सी उम्र में मॉम डैड को अपनी नज़रों के सामने मरता हुआ देखा था। मेरी बहन को अपने पति की मौत के बाद तड़पते हुए देखा है। उसे अपने माँ बनने वाली हालत में खुदकुशी करते हुए देखा है। निशा मुझे सिर्फ प्यार चाहिए, मगर बाकी रहा था वह दी की खुदकुशी को अपनी नज़रों के सामने देखने के बाद वीर भी अपने दिमाग का बैलेंस खो बैठा और वह भी पागल हो गया। मुझे सिर्फ मेरे दर्द को समझे, जो मेरी हालत को समझे और मेरे बिखरे जीवन को संभाले और मुझे संभाल, ऐसे चाहने वाली सच्ची चाहत की ज़रूरत थी। मगर प्यार में भी मुझे धोखा ही मिला था। प्रिया और आरोही ने भी मुझे धोखा दिया और फिर मैं और भी टूट गया और प्यार से मुझे नफरत होने लगी। मगर फिर मेरी ज़िंदगी में तुम आई। बोलकर कबीर ने निशा को प्यार से देखा। निशा के गाल शर्म से टमाटर की तरह लाल हो गए थे। वह कबीर के सामने ब्लश कर रही थी। कबीर ने निशा को अपने नीचे लिटा दिया और उसकी खुली जुल्फों को उसके चेहरे से हटाते हुए कहा, तुम बहुत ही इनोसेंट हो निशा। तुमने मेरे हर जुल्मों को, हर नफरत को और तिरस्कार को सहकर भी मेरा ही साथ दिया है। मुझे छोड़कर या मुझे गलत समझकर तुम कहीं नहीं गई। तुमने कबीर कपूर को फिर से जीना सिखा दिया, हंसना सिखा दिया, फिर प्यार करना सिखा दिया। मैं फिर से जी उठा हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण। निशा प्लीज़ कभी मुझे छोड़कर नहीं जाना। कबीर ने निशा के गालों को चूमते हुए कहा, कबीर मैं तुम्हारे लिए खुद को मार भी सकती हूँ, मर भी सकती हूँ। तुम मेरे लिए मेरा सब कुछ हो। तुमको छोड़कर मैं तब तक तो कहीं भी नहीं जाऊंगी जब तक मौत हमको जुदा ना कर दे कबीर। निशा ने कबीर के गले में अपनी दोनों हाथ का घेरा बनाते हुए कहा, चलो निशा तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम घूमने चलते हैं। कबीर ने कहा, प्रिया को क्या हुआ कबीर, तुम हॉस्पिटल गए थे ना? निशा ने अचानक से पूछा। कुछ देर के लिए तो कबीर ये सुनकर फ्रीज हो गया, मगर फिर बोला, सी इज़ नो मोर। निशा की समझ में ये नहीं आया कि वह क्या कहे। कबीर कमरे से बाहर निकल गया और निशा भी तैयार होने चली गई। कबीर नीचे हॉल में बैठा निशा का इंतजार कर रहा था कि तभी राहुल के कमरे से एक बॉडीगार्ड बाहर आया और कबीर को कुछ कान में कहा, जिसे सुन कर राहुल कबीर को गुस्सा आ गया और वह राहुल के कमरे में आ गया। आओ आओ कबीर कपूर, राहुल ने जहरीली मुस्कान के साथ कहा। तुमको मेरी मर्दानगी देखनी है ना राहुल? मैं तुमको आज अपनी मर्दानगी दिखाऊं और तुमको फील करवाता हूँ कि मैं असली में मर्द हूँ या नहीं। बोलकर कबीर ने राहुल को लड़कियों के कपड़े पहना दिए और उसके हाथों में चूड़ियाँ पहना दी। फिर उसे आईना दिखाते हुए गुस्से से लाल आंखों से बोला, देख राहुल कौन मर्द है, मैं या तुम? आज इसको इसी तरह ही रखना और इसकी महबूबा के सामने बिठा दो। आज उसे भी तो पता चले कि कौन मर्द है। तुम मेरे साथ जो कर रहे हो वह सही नहीं है कबीर। राहुल ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मेरी मर्दानगी तुमको देखनी थी राहुल। मैंने तुम सबको टॉर्चर करना भी बंद कर दिया था क्योंकि निशा को ये सब कुछ नहीं पसंद। बोलकर कबीर बाहर निकल गया। मैं इस बेइज्जती का बदला ज़रूर लूँगा कबीर, और एक दिन तुमको रास्ते का भिखारी बना दूंगा। निशा को तुमसे छीन लूँगा। एक बार मेरा प्लान
कामयाब हो जाए, बोलकर राहुल पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगा। कपूर विला में राहुल ने पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहा, मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा कबीर। तुमने मुझसे मेरी निशा को छीना है, मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा। क्या रखा है उस बहन जी जैसे लड़की में? जानवी ने चिढ़ते हुए कहा। अब मेरा जुनून बन गई है वो, मैं उसको हासिल करके ही रहूंगा। राहुल ने जहरीली आवाज में कहा। भूल जाओ राहुल निशा को, क्योंकि तुम कबीर की कैद से कभी आजाद होने वाले नहीं हो। जानवी ने बात को दूसरी तरफ मोड़ते हुए कहा। भूलना नामुमकिन है, निशा सिर्फ मेरी है। राहुल ने गुस्से से कहा। ख्वाब देखते रहो राहुल, क्योंकि खुद निशा भी कभी तुम्हारे पास लौट कर नहीं आने वाली, जानवी ने कहा, और वह आंखें बंद करके बैठ गई। वही जिंदल विला में दलजीत जी के पापा जोगिंदर जिंदल इधर से उधर कमरे के चक्कर काट रहे थे और अपने आदमियों के ऊपर गुस्सा कर रहे थे। ऐसे कैसे कोई भी ऐरा गैरा आकर मेरे बेटे और पोते को किडनैप करके ले गया? कौन है वो? जाओ जाकर मुझे सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर दो, जोगिंदर जी ने गुस्सा करते हुए कहा। तभी एक बॉडीगार्ड आया और अपना सिर झुकाकर बोला, बॉस, वह और कोई नहीं, आपकी बेटी का बेटा कबीर कपूर है। कबीर कपूर का नाम सुनते ही एक पल को तो जोगिंदर जी को ऐसा लगा जैसे उसका गला सूख गया है। उसने थूक निगलते हुए कहा, कबीर कपूर मेरी बेटी का बेटा है? क्या तुमको पूरा यकीन है? जोगिंदर जी ने कहा। कुछ सोचने के बाद उसने अपने ड्राइवर को गाड़ी निकालने को कहा और फिर वह खुद कपूर विला के लिए निकल पड़ी। कपूर विला में निशा ने आज हरे रंग की शिफॉन की प्लेन साड़ी पहनी हुई थी। उसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। खुले लंबे काले बालों को खुला करके छोड़े रखे हुए थे, कानों में बड़े झुमके, हाथों में कांच की हरी चूड़ियां, पैरों पायलों, होठों पर हल्की पिंक कलर की लिपस्टिक, आंखों में काजल। निशा मंदिर में आरती करके अभी ही बाहर आई थी। आज बहुत कम होने के कारण कबीर जल्दी सुबह के 6 बजे ही निकल गया था। काम की वजह से निशा आरती की थाली लेकर फिर से मंदिर में आई और उसने दिए को वहीं पर रख दिया और फिर वह बाहर आ गई। जोगिंदर ने अपने बॉडीगार्ड को इशारा किया और उसने निशा के सिर पर एक डंडा मारा। निशा के माथे से खून निकल गया, उसे चक्कर आने लगी, उसकी आंखों के सामने कोहरा सा छा गया और निशा वहीं पर गिर पड़ी। उठा के ले चलो इसे, अब यही करवाएगी मेरे बेटे और पोते को आज़ाद, जोगिंदर जी ने कहा। जोगिंदर के बॉडीगार्ड निशा को उठाते उसके पहले ही वहां विवान आ पहुंचा और जोगिंदर के बॉडीगार्ड को गोली मारने लगा और अपने बॉडीगार्ड का इशारा किया कि सबको बंदी बना लो। कुछ ही पलों में जोगिंदर के साथ उनके बच्चे हुए बॉडीगार्ड भी बंदी बन गए थे। विवान ने निशा को जल्दी से उठाया और अपनी कार में लेकर बैठ गया और ड्राइवर को सिटी हॉस्पिटल लेकर जाने को कहा। विवान पहले तो जिमी को कॉल किया और फिर कबीर को कॉल किया। हेलो कबीर, क्या बात है विवान, तुम इतना डरे ही क्यों हो? क्या हो, कुछ हुआ है क्या? कबीर ने बेचैन होते हुए कहा। कबीर, तुम सिटी हॉस्पिटल आ जाओ जल्दी से, विवान ने कांपते हुए कहा। विवान, मुझे कहोगे तुम कि आखिर क्या बात है? कबीर ने गुस्सा करते हुए कहा। कबीर, तुम्हारे नाना जोगिंदर ने निशा के ऊपर हमला कर दिया है। और निशा क्या? क्या विवान? और निशा को क्या? कबीर ने चिल्लाते हुए कहा। निशा की जान खतरे में है कबीर, वह बेहोश है, उसके सिर पर गहरी चोट आई है, बहुत सारा खून भी बह गया है। मैं निशा को सिटी हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, तुम भी जल्दी वहीं आ जाओ। विवान ने एक ही सांस में सारी बातें कह दी। जोगिंदर का नाम सुनकर कबीर की आंखों में खून धस आया। उसे निशा की फिक्र होने लगी। उसने स्पीड में अपनी कार सिटी हॉस्पिटल की तरफ दौड़ा दी। वहीं हॉस्पिटल में जिमी अपनी टीम के साथ अंदर ऑपरेशन थिएटर में निशा का ऑपरेशन कर रहा था। वो सोच रहा था कि क्या तकदीर पाई है इस मासूम लड़की ने। हर बार उसके साथ ही कुछ न कुछ बुरा होता ही रहता है। पता नहीं अभी और कितने दर्द और तकलीफ़ें लिखी है इसके भाग्य में। 3 घंटे बाद निशा का ऑपरेशन ख़त्म होता है और जिमी भी ऑटो से बाहर निकलता है। तभी उसे कबीर दिखता है। क्या हुआ जिमी, कैसी है निशा? क्या बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में है वो होश में कब आएगी जिमी? कबीर ने अधेराई से पूछा। जिमी ने सिर्फ कबीर की तरफ एक नज़र देखा और फिर वह बिना कुछ बोले कबीर को भी अवॉइड करते हुए आगे निकल गया। तभी निशा को लेकर एक स्ट्रेचर में 4 लोग बाहर निकले। निशा के मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ था, उसके एक हाथ में खून की बोतल की सिरिंज लगाई हुई थी, माथे पर सफ़ेद पट्टी बंधी हुई थी। कबीर जल्दी से निशा की तरफ दौड़ा और उसे जगाने की कोशिश करते हुए बोलने लगा, निशा उठो, तुम्हें आज घूमने जाने को कहा था ना मुझसे। निशा, तुम मुझे यूँ धोखा नहीं दे सकती, तुम जानती ही हो ना मुझे धोखा देने वाले लोगों से सख्त नफरत है। निशा सुनो ना, मैं तुम्हें जो कहूँगी तुम जो कहोगी मुझे मैं वो तुम्हें दिलाऊंगा, तुमको गोलगप्पे भी खिलाऊंगा, बस एक बार तुम उठ जाओ निशा।
बोलता हुआ आंखों में आंसू लिए अपने 2 हाथ जोड़े घुटनों के बल वहीं पर बैठ गया और फपक फपक कर रोने लगा। निशा को वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। इधर कबीर अभी भी बस रोए जा रहा था। तब विवान आगे आया और उसने कबीर को कंधों से पकड़ते हुए खड़ा किया और वहां पर रखी चेयर पर बिठा दिया और उसको हिम्मत देते हुए बोला, कबीर, निशा को कुछ भी नहीं होगा, तुम हिम्मत से काम लो और उस जोगिंदर का क्या करना है वह कहो। विवान ने कहा, बर्बाद कर दो उसका बिजनेस, बेघर कर दो उसके घर में रहने वाले सभी को, और जोगिंदर को तो मैं सजा दूंगा और ऐसा ऐसा सजा दूंगा कि उसे अफसोस होगा अपनी जिंदा होने पर। जाओ विवान, उसके पेट्रोल पंप को खरीद लो और उसका विला भी नीलाम कर दो, बर्बाद कर दो जिंदल अंपायर को। कबीर ने गुस्से में अपने दांत को भींचते हुए कहा। वहीं कबीर बार बार निशा को ही देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में जैसे कोई खालीपन था। कबीर ने देखा कि रात के 2 बज गए हैं। वह खड़ा हुआ और निशा के सामने ही रखे काउच पर जाकर वह लेट गया और फिर कुछ सोचते हुए गहरी नींद में सो गया। कबीर के बॉडीगार्ड बाहर ही थे। कबीर ने सभी को हिदायत दे रखी थी कि कोई भी 1 सेकंड के लिए भी हिला तो उसकी जान से वह हाथ धो बैठेगा। दूसरे दिन कबीर की जब आंख खुली तो उसने देखा कि जिमी निशा का चेकअप कर रहा था। उसने खड़े होते हुए कहा, क्या बात है जिमी, तो कुछ बोलता क्यों नहीं है? कबीर ने जिमी की तरफ देखते हुए कहा, क्या बोलूं कबीर, कि ये मासूम लड़की कब अपना दम तोड़ देगी? क्या ये कहूँ कि तुम्हारे साथ रहते हुए उसकी जान को भी खतरे में डाल रहा है? जिमी ने गुस्सा करते हुए कहा, तू कहना क्या चाहता है जिमी? कबीर ने डरते हुए पूछा। कबीर, निशा की लाइफ कितनी क्रिटिकल लाइफ है। बेचारी ने बचपन से लेकर अभी तक सिर्फ और सिर्फ दर्द और तकलीफें ही सही है। जिमी ने गुस्से से कहा, देख जिमी, तू क्या कहना चाहता है ये साफ साफ बता मुझे। बात को यूं तोड़ मरोड़ के घुमाने की कोशिश मत कर। कबीर ने कहा। कबीर, निशा यदि आज शाम तक होश में नहीं आई तो वह कोमा में चली जाएगी। जिमी ने कबीर को देखते हुए कहा, क्या? जिमी, ये नहीं हो सकता। मेरी निशा कोमा में नहीं जा सकती। मैं उसके बिना नहीं जी सकता जिमी। तुमको उसे कुछ भी करके होश में लाना ही होगा। कबीर ने घबराते हुए कहा। जिस कबीर कपूर को लोग क्रूएल और हार्टलेस कहते थे, वह लोग यदि आज इस कबीर कपूर को देख जाए तो मैंने ही नहीं, ये वही तो मानेंगे ही नहीं कि ये वही कबीर कपूर है। जिमी, सुनो, तुम चाहे जो कर सको वह करो, मगर मेरी निशा को होश में लाने की जल्दी कोशिश कर। मैं तुमको जो भी चाहिए वो देने को तैयार हूँ, बस मेरी निशा को जल्दी से होश में ले आओ। कबीर ने पागलों की तरह इधर उधर देखा, फिर वह दौड़ता हुआ निशा के कमरे में गया और निशा को देखते हुए वह निशा को ही बोलने लगा, खबरदार निशा, जो तुमने मेरा साथ छोड़ने के बारे में सोचा भी तो मैं तुमको माफ़ नहीं करूँगा। सुना तुमने निशा, तुमको मेरे साथ ही रहना है, चाहे हम दोनों बूढ़े ही क्यों ना हो जाएं। अभी तो हमारे छोटे छोटे बच्चे भी आने बाकी है। देखो निशा, तुम यूँ सोती रही ये अच्छी बात नहीं होगी। कबीर ने रोते हुए कहा। कबीर, तुम अभी घर जाओ, क्योंकि निशा को होश आने में अभी 6 घंटे का वक्त है और हम सब हैं यहाँ पर, तुम जाओ। जिमी ने कबीर को समझाते हुए कहा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, तुम जाओ और अपना काम करो जिमी, मेरी निशा को छोड़कर मैं नहीं जाऊँगा। कबीर ने भीगी पलकों से इनकार करते हुए कहा। जिमी वहाँ से चला गया और कबीर निशा के सामने बैठ गया और उसे देखने लगा जैसे निशा के दर्द को खुद भी महसूस कर रहा हो। 2 घंटे बीत गए थे। विवान अपने हाथ में खाना लेकर कबीर के पास आया और खाने को काफ़ी टेबल पर रखते हुए उसने कहा, कबीर, चल कुछ खा ले पहले, तुमने कल रात से कुछ भी नहीं खाया है। विवान ने प्यार से कहा और कबीर को देखने लगा। नहीं विवान, मुझे भूख नहीं लगी है, जब तक मेरी निशा को होश नहीं आ जाता मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। कबीर ने इनकार करते हुए कहा। कबीर, खाना नहीं खाओगे तुम तो निशा का ख्याल कैसे रखोगे? चलो थोड़ा सा ही सही, पर तुम कुछ तो खा लो। विवान ने कहा। विवान, तुम्हें पता है, जब मैं बहुत बीमार हो गया था तब निशा ने मेरी पूरी रात जाकर बहुत ही सेवा की थी, मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा था। तब तक मैं पूरी तरह ठीक नहीं हो गया, तब तक उसने कुछ भी नहीं खाया था। कबीर ने निशा के सामने प्यार से देखते हुए कहा। विवान समझ गया था कि कबीर नहीं मानने वाला। उसने फिर कहा, कबीर, जोगिंदर के सारे पेट्रोल पंप हमने खरीद लिए, उनके जितने भी टेंडर भरे हुए थे वह भी हमने कैंसिल करवा दिए, जिसके चलते उसने बाजार में से जो भी रुपए उठाए थे अब वह उसे बिना किसी मुनाफे और धंधे के चुकाने पड़ेंगे। अब रहा सिर्फ उसका जिंदल वाला विला, जिसे बेचकर भी वह आधी रकम भी नहीं चुका पाएगा। अब आगे क्या करना है? विवान ने पूछा। अविनाश को बुलाओ, जब अब जो भी करना है उसे ही करना है, कबीर ने एक डेविल स्माइल करते हुए कहा। कबीर, तुम्हारा दिमाग ठिकाने तो है? अविनाश है ना? अब तुम अविनाश को बुलाना चाहते हो? वो कैसा है ये जानते हो ना तुम? विवान ने शॉक्ड होते हुए पूछा।
हाँ जानता हूँ विवान, मैं अविनाश को बचपन से जानता हूँ। तुम फिक्र मत करो, अविनाश की दुखती नस और कमजोरी मेरे ना हाथ में है। मैंने यदि उसका एक भी कच्चा झूठा मीडिया के सामने रख दिया ना विवान, तो अविनाश उसी पल मर जाएगा, कबीर ने कहा। कपूर विला में जोगिंदर और उसके बॉडीगार्ड्स को एक बहुत बड़े कमरे में जंजीरों से बंधे हुए थे। कबीर के बॉडीगार्ड्स को पता था कि उनको अब क्या करना है। हर 1 घंटे बाद 10 कोड़े मारे जा रहे थे और फिर नमक लगाया जाता था। पूरे कमरे में उन सभी की चीखें गूंज रही थी। कमरे का पूरा माहौल डरावनी मूवी जैसा हो गया था। इधर जब राहुल को पता चला कि निशा के ऊपर हमला हुआ है तो वह भाग जाना चाहता था, मगर वह जंजीरों में जकड़ा हुआ एक लाचार और बेकार इंसान की तरह वहीं पर पड़ा रहा। मुझे जाने दो, मेरी निशा तकलीफ में है, राहुल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। हॉस्पिटल में कबीर भी निशा को ही देखे जा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में दर्द। निशा, तुमने क्रूएल कबीर को एक सॉफ्ट कबीर बना दिया है। मुझे फिर से वही कबीर बनने को मजबूर मत करो। मैं तुम्हारे लिए पूरा का पूरा बदल गया हूँ। तुम मुझे छोड़कर जाने का सोच भी नहीं सकती हो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगा निशा। आई लव यू, कबीर ने निशा के हाथों को चूमते हुए कहा। निशा, अभी तो मॉम और डैड को लेने जाना है। दादा को भी तो परदादा बनाना है ना हमें। हमारे छोटे छोटे बच्चों के मॉम डैड भी तो हमें छोटे छोटे बच्चों के मॉम डैड भी तो बनना है ना हमें। निशा, बहुत आराम कर लिया तुमने, अब चलो जग भी जाओ, बहुत सारे काम बाकी हैं अभी, समझी तुम। कबीर ने आंखों में आंसू लिए प्यार से निशा को जगाने के लिए कहा। कबीर निशा के हाथों को अपने हाथों में पकड़े हुए वहीं पर बैठे बैठे सो गया था। जब निशा को धीरे धीरे होश आया तो उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया और बाजू में रखी चेयर पर किसी अनजान शख्स को उसका हाथ पकड़कर सोया हुआ पाया। वह घबरा गई और अचानक से चिल्लाने लगी, तुम कौन हो और मेरे साथ क्यों हो? निशा ने चिल्लाते हुए कहा। निशा को होश में आया देखकर कबीर बहुत ही खुश था। उसने खुश होते हुए कहा, तुम ठीक हो गई जान, तुम होश में आ गई। कबीर ने कहा, मैं तुमको जानती भी नहीं और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तुम कौन हो और फिर मुझे हुआ क्या है? निशा ने कबीर को अजीब नज़रों से घूरते हुए देखकर कहा, मैं कबीर हूँ निशा, तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तुम ये कैसा मजाक कर रही हो? कबीर ने नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम मेरे पति हो, हमारी शादी कब हुई? तो फिर राहुल कहाँ है? वो मेरा मंगेतर है, तुम मेरे पति नहीं, समझे? निशा ने कड़ाहट से कहा। निशा, मैं तुम्हारा ही पति हूँ। कुछ और कहता उसके पहले जिमी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे एक कोने में ले जाते हुए बोला, कबीर, तुमको धीरे से काम लेना होगा। जिमी ने कबीर को देखते हुए कहा, तुम कहना क्या चाहते हो जिमी? कबीर ने उत्तेजित होते हुए कहा। सिर पर गहरी चोट लगने के कारण निशा अपनी जिंदगी के कुछ समय को भूल गई। अभी वो 3 महीने पहले तक का कुछ ही भूल गई है। उसे ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। तुम खुद को संभालो कबीर, जिमी ने कहा। तुम्हारा मतलब है ये 3 महीने पहले जो भी हुआ वह सब भूल गई है? ये कैसे हो सकता है जिमी? निशा मुझे भूल गई है? कबीर ने दुख होते हुए कहा पूछा। कबीर, अभी जख्म ताज़ा है, अभी उसे परेशान करना ठीक नहीं है। जैसा निशा कहती है वैसा ही तुम करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अभी तुमको निशा का और भी अच्छे से ख्याल रखना होगा, जिमी ने कबीर को समझाते हुए कहा। निशा की याददाश्त कब आएगी जिमी? कबीर ने पूछा। कबीर, मैं अभी के लिए तो तुमको कुछ भी नहीं कह सकता। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि उसको यदि फिर से दोबारा कभी चोट वहीं पर लगती है तो उसकी खोई हुई याददाश्त वापस आ सकती है। मगर कबीर, मैं तुमको यही कहूँगा कि तुम धीरे से काम लो और अपने बीच के रिश्तों की यदि और बातों से उसे सब कुछ धीरे धीरे याद कराने की कोशिश करो तुम, जिमी ने सलाह देते हुए कहा। निशा, तुम मुझे सच में नहीं जानती हो क्या? 3 महीने पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ था, किसने किया था, क्या तुम सब कुछ भूल गई हो? कबीर ने निशा को देखते हुए कहा। मुझे मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। मुझे राहुल से मिलना है। वह कहाँ है? निशा ने इधर उधर देखते हुए कहा। क्या तुम राहुल के साथ कहीं घूमने जाने वाली हो? कबीर ने दर्द भरी आवाज़ में पूछा। घूमने? नहीं तो राहुल के पास मेरे लिए वक्त ही कहाँ है? पूरा दिन बस बिजनेस और मीटिंग। वह तो मैं उसे आज मिलने जाने वाली हूँ, निशा ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम ही रोज मिलने जाती हो राहुल को? वह नहीं आता कभी तुमको मिलने? कबीर ने दर्द को छुपाते हुए कहा। वह तो आज उसका बर्थडे है इसलिए मैं उससे मिलने जा रही हूँ। बड़ी मुश्किल से उसने मिलने के लिए हाँ कहा है, निशा ने खुशी से चहकते हुए कहा। राहुल अभी नहीं मिल सकता, कबीर ने निशा के चेहरे को पढ़ते हुए कहा। क्यों? उसने तो हाँ कहा था मुझे और आज अचानक से ना कह दिया, क्यों? निशा ने उदास होते हुए कहा। वह जरूरी काम के लिए यूरोप चला गया है, वहाँ शायद 10 दिन वह रुकेगा, कबीर ने झूठ बोलते हुए कहा। उसे बहुत दुख हो रहा था, मगर अभी कोई और रास्ता भी तो नहीं था कबीर के पास।
मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बोलते हुए निशा बेहोश हो गई। ये देखकर कबीर ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। इसे आराम की जरूरत है। इसके साथ अभी कुछ भी ऐसी बात ना करना जिससे निशा के दिमाग पर इसका उल्टा असर पड़े। जिमी ने इंजेक्शन लगाते हुए कहा, ठीक है, थैंक यू यार। बोलकर कबीर ऑफिस में बने सोफे पर जाकर महाराजा की तरफ बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। मैं जानता हूँ कबीर, ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, मगर अभी हमारा एक भी गलत कदम निशा के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जिमी ने प्यार से कबीर को कहा। अभी के लिए तो मैंने राहुल से मिलना उसका टाल दिया जिमी, मगर बार बार क्या कहूँगा मैं, कबीर ने फिक्र करते हुए कहा। कबीर, अभी तुम सब कुछ सोचना छोड़ दो और जाओ, जाकर थोड़ा आराम कर लो। तुम्हें भी आराम की ज़रूरत है, जिमी ने कहा। ठीक है जिमी, तुम निशा का ख्याल रखना और उसे होश आ जाए तब मुझे कॉल कर देना, कबीर ने जाते हुए कहा। दूसरा दिन कबीर निशा को अपने घर लेकर आया तो निशा ने खुश होते हुए कहा, ये तुम्हारा घर है कबीर? इतना बड़ा? क्या तुम यहाँ पर रहते हो कबीर? निशा ने अपनी पलकें झपकाते हुए कबीर से पूछा। हाँ, मैं यहीं पर रहता हूँ। तुम भी अभी यहीं पर रहोगी मेरे साथ? तुमको ये घर बहुत पसंद आया ना? कबीर ने निशा का हाथ पकड़ते हुए कहा। तभी निशा ने कबीर के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए गुस्से में कहा, मेरा सिर्फ सिर्फ भंगा है, मेरे दोनों हाथ और पैर। मेरा सिर्फ सिर भंगा है, मेरे दोनों हाथ और पैर क्या सही सलामत है? इसलिए खबरदार जो मुझे छुआ तो, निशा ने गुस्सा करते हुए कहा। नहीं तो क्या करोगी तुम? कबीर ने पूछा। नहीं तो मैं तुम्हारे हाथों के ऊपर मेरे नाखून गाड़ दूंगी। ऐसा बोलकर उसने कबीर के हाथ पर अपने नाखून गाड़ते हुए कहा। कबीर ने देखा उसके हाथ की कलाई पर निशा ने अपने नाखून से उजाड़े कर दिए थे और उसमें से हल्का हल्का सा खून भी निकल रहा था, मगर निशा को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। निशा इधर उधर देखते हुए बंगले को देखने लगी और चारों तरफ घूमने लगी। कभी हॉल में जाती तो कभी किचन में तो कभी बाथरूम में। बाथरूम को देखते हुए वह जोर से खुशी खुशी तालियां बजाने लगी। वाह कबीर! वह कबीर के पास गई और उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, ये बाथरूम कितना बड़ा है? क्या तुम्हारे घर में सभी एक साथ ही नहाते हैं क्या? क्या तुम लोगों को एक साथ नहाते हुए शर्म नहीं आती क्या? बड़े ही रोमांटिक मूड में कहा। क्या होगा कबीर और निशा के रिश्ते का? दूसरी तरफ हालात इतने बिगड़ गए थे कि निशा कोई न कोई बखेड़ा कर ही देती थी। कबीर को अब निशा के ऊपर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ता था। पूरा 1 महीना बीत गया था, मगर निशा को अभी तक कुछ भी याद नहीं आया था। कबीर हर मुमकिन कोशिश करता रहता। एक दिन कपूर विला में निशा ने पूरे कपूर विला को सिर पर उठा कर रखा था। सभी सर्वेंट उससे तंग आ गए थे। आखिर थक हार कर सुरभि ने कबीर को कॉल किया और जल्दी घर आने को कहा। कबीर ने अपनी मीटिंग ख़त्म करके कहा, सुरभि अभी उसे कुछ भी नहीं कहना, मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ, बस निकल ही गया हूँ, कबीर ने कहा। निशा ने पूरे घर में उथल पुथल करके रख दी थी। सब सर्वेंट ने उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। तभी कबीर आया और एक रौबदार आवाज में बोला, क्या हो रहा है यहाँ? क्या हंगामा खड़ा किया है यहाँ? निशा ने क्यूट सा मुंह बनाते हुए कबीर के हाथ को पकड़कर उसे सोफे की तरफ लेकर जाते हुए कहा, देखो ना कबीर, तुम्हारे ये सारे कम अकल सर्वेंट मुझे राहुल से मिलने बाहर नहीं जाने दे रहे। कबीर ने चिढ़ते हुए थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, राहुल राहुल राहुल, तंग आ गया हूँ मैं तुम्हारे मुंह से राहुल का नाम सुन सुनकर। क्यों मिलना है तुमको राहुल से, ये बताओगी मुझे? कबीर ने निशा की तरफ देखते हुए कहा। राहुल मेरा मंगेतर है। निशा कुछ और भी आगे कहते उससे पहले कबीर ने गुस्से से अपने दांत भींचते हुए निशा की बाजू को जोर से पकड़ते हुए कहा, राहुल तुम्हारा मंगेतर था, अब नहीं, समझी तुम? अब मैं तुम्हारा पति हूँ। आज के बाद अगर राहुल का नाम भी तुम्हारी जुबान से निकला तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बीवी हो और मैं तुमको ऐसी सजा दूंगा, समझी? कबीर के गुस्से को देखते हुए निशा बहुत डर जाती है और वह हाँ में अपना सिर हिला देती है और फिर चुपचाप वहीं पर बैठ जाती है। तभी कबीर उसको कहता है, घर की और इस हाल की हालत ऐसी किसने की? कबीर ने गुस्सा करते हुए कहा। निशा ने हल्की से मुस्कान के साथ कहा, कबीर वह मैंने किया है। गुड, अब तुम ही इसे साफ भी करोगी। इसे कबाड़ खाना बनाने में तुमको शायद ज़्यादा वक्त नहीं लगा होगा, मगर अब इसे पहले जैसा करने में तुम्हारा काफ़ी वक्त लगने वाला है। सुनो, जब तक निशा ये हाल पूरा पहले जैसा नहीं कर लेती तब तक कोई भी इसे खाना नहीं देगा, कबीर ने कहा। कबीर, मैं ये कैसे करूं? मेरा
वह कुछ आगे बोलती उसके पहले ही कबीर उठकर अपने कमरे की तरफ आगे बढ़ गया और निशा बस उसे जाता हुआ देखती रह गई। उसने हाल की सभी चीज़ों को सही जगह पर रखना शुरू कर दिया और साथ में अकेले अकेले बड़बड़ाना भी शुरू कर दिया। समझता क्या है अपने आप को? कहीं का राजा है क्या वह, जो इतना रुआब झाड़ रहा है? इतना बड़ा हॉल बनवाया है, पूरे 10 और मकान समा जाए इस बूतिया हॉल में। क्या पूरी इंडिया के लोगों को यहीं पर बसाना था उसे? खाना मत देना कह दिया, बड़े आए। बोला बोल तो ऐसे रहा था जैसे उसका खाना ही खा रही हूँ। फिर कुछ सोचते हुए अपनी जीभ के दांतों तले दबाती हुई बोली, हाँ, खा खा तो रही हूँ उनका, मगर इतना ज़्यादा भी नहीं खाती। कबीर ऊपर खड़ा सब कुछ सुन रहा था और खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था और हॉल में निशा अभी भी बड़बड़ा रही थी। कबीर कपूर नहीं, खड़ूस कपूर कहना चाहिए। मुस्कुराने में तो जैसे इनकी दौलत खर्च हो जाती है, इनकम टैक्स वालों की जैसे रेट पड़ जाती है। ना खुद मुस्कुराता है ना दूसरों को मुस्कुराने देता है। खड़ूस हिटलर साला। फिर वह चीज उठा उठाकर सही जगह रखने लगती है। भगवान, इतना हैंडसम इंसान तो बना दिया, मगर तुमने उसकी जुबान में जरा सी भी शहद या शक्कर नहीं मिली। बस कड़वे करेले और नीम जैसी जुबान है। निशा गुस्से में बस बोले ही जा रही थी। आया बड़ा बिजनेसमैन, इतने सारे नौकर हैं, बॉडीगार्ड है, फिर भी इस हॉल की सफाई मुझसे ही करवाएगा। साला उल्लू जैसा। ना जाने भगवान किस जन्म का तू मुझसे बदला ले रहा है, जो इस राक्षस के साथ फंसा दिया मुझे। सुरभि दबे मुंह मुस्कुरा रही थी और ऊपर खड़ा कबीर भी अपनी तारीफ सुन सुनकर मुस्कुरा रहा था। कबाड़ खाने जैसी चीजें रखकर तो वह बैठा है खुद ही साला कबाड़ी वाला लगता है मुझे तो। क्या करूं मैं? एक तो बड़ी जोरों की भूख लगी है और उस राक्षस ने ऐलान कर दिया है कि जब तक ये पहले जैसा ना हो जाए उसे कोई खाना भी नहीं देगा। सबको डराता रहता है, भूत प्रेत का दोस्त लगता है, पिशाच लगता है मुझे तो। गधे के सिर पर निकले हुए 2 सींग जैसा दिखता है और अकड़ता तो ऐसे है जैसे कोई शहंशाह हो। कोई आईना लेकर उसे दिखाओ कि वह ऊंट जैसा दिखता है, आंखें जैसे बड़े बड़े कंचे, दांत जैसे हाथी के, चेहरा जैसे उल्लू के जैसा और उसका पेट जैसे पानी भरे मटके का। निशा बोलती ही जा रही थी और अपनी सारी भड़ास भी निकाल रही थी, तभी वह कबीर से टकरा गई और वह नीचे गिरने को हुई कि कबीर ने उसे पकड़ लिया और उसके चेहरे पर आए उसके बालों को हटाते हुए बोला, तो मैं कैसा दिखता हूँ निशा? निशा ने घबराते हुए कहा, बहुत ही हैंडसम। और वह इधर उधर नजर घुमाने लगती है। तभी कबीर ने उसके चेहरे पर एक उंगली घुमाते हुए पूछा, क्या कह रही थी आप? कि मैं पिशाच जैसा दिखता हूँ? निशा ने मासूम सी शकल बनाकर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, क्या कबीर, मैं तुमको पिशाच कहकर उसका अपमान थोड़ी कर सकती हूँ? आखिर उसका भी अपना स्टेटस है। मैंने सही कहा ना कबीर? बोलकर निशा खड़ी हो गई और वहां से भाग गई और कबीर भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। घर के सभी सर्वेंट और बॉडीगार्ड भी ये नज़ारा देखकर दंग रह गए थे। कबीर और निशा पूरे घर में भागम भाग कर रहे थे और दोनों ही एक दूसरे को छेड़ रहे थे। तभी कबीर ने निशा को पकड़ लिया और बोला, तो क्या कह रही थी तुम मुझे? खड़ूस हिटलर हूँ? हाँ, कहा तो क्या करोगे तुम? बोलो बोलो ना, बोलो, कहती हुई उसे देखने लगी। अच्छा निशा, मुझे ये तो कहीं गधों के सिर पर सींग कैसे होते हैं, क्योंकि जहाँ तक मैंने जाना है तब तक गधों के सिर पर तो सींग होते ही नहीं। तुमने कभी गधा देखा है क्या? कबीर ने बड़ी बड़ी आंखें करते हुए कहा। ये आंखें छोटी कर ले कबीर, और गधा तो मेरे सामने ही बैठा है। बोलकर वह खड़ी होकर भाग जाती है। उसे भागते हुए देख ठेंगा दिखाती है और जीभ निकाल कर उसे चिढ़ाती है। कबीर भी उसके पीछे पीछे जाता है, मगर तब तक निशा अपने कमरे में चली जाती है और उसको बंद कर देती है। कबीर उसे बार बार नोक करते हुए कहता है, निशा खोलो दरवाज़ा। क्यों? ताकि तुम अंदर आकर मुझे पनिश कर सको। निशा ने इनकार करते हुए कहा। कबीर ने अब दरवाज़ा नोक करना छोड़ दिया और आराम से वहीं पर कदमों की आवाज़ करता हुआ दरवाजे के खुलने का इंतजार करने लगा। कबीर, मैं जानती हूँ तुम यहीं पर हो और मेरे दरवाजे खोलने का इंतजार कर रहे हो, मगर मैं कह देती हूँ मैं कोई दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। तुमको खड़ा रहना है तो खड़ा रहो वहीं, निशा ने चिल्लाते हुए कहा। बहुत देर तक जब कोई आवाज़ नहीं आई तो निशा को अब यकीन हो गया कि कबीर अब चला गया है। जब कि कबीर को यकीन था कि अब निशा दरवाजे को जरूर खोलेगी, इसलिए वह वहीं दरवाजे के सामने अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके खड़ा रह गया। निशा ने तभी धीरे से दरवाजे को खोला और देखने को निकली ही थी कि कबीर ने निशा को पकड़ लिया और कमरे के अंदर आ गया और दरवाजे को लॉक कर दिया और निशा को दीवार से सटाकर खड़ा कर दिया। अपने दोनों हाथों से उसने निशा को कवर करके रखा था। एक हाथ से उसकी पतली कमर को पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से उसके हाथों को पकड़ा हुआ था।
तो क्या कह रही थी तुम निशा कि मैं कैसा दिखता हूँ तुमको? ऊंट जैसा, मेरे दांत जैसे हाथी के दांत, मेरी आंखें बड़े बड़े कंचे जैसे बटन जैसी, मेरे पेट जैसे किसी पानी का मटका हो। रियली निशा, क्या मैं तुमको इतना हैंडसम दिखता हूँ? कबीर ने निशा की आंखों में देखते हुए कहा, आज मैंने जिंदगी में पहली बार तुमको तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ इंसान देखा है जो खुद की ही तारीफ खुद के मुंह से कर रहा है। अभी तुमने पूछा तो मैं बता ही देती हूँ कि मैं तुमको ऊँट जैसा कहकर बेचारी ऊँट का अपमान करना नहीं चाहती हूँ, बोलकर निशा ने कबीर की आंखों में घूरते हुए देखा। तुमको पता है निशा, तुम कितनी खूबसूरत हो, बिल्कुल बंदरिया की जैसी दिखती हो तुम। तुम्हारे कान खरगोश के कान जैसे लगते हैं, तुम्हारी ये नाक तोते की चोंच जैसा है, तुम्हारे दांत किसी भूतनी के दांत जैसे लगते हैं, तुम्हारे बाल आहा बाल ना हुए जैसे कि चिड़िया का घोंसला है, और तुम्हारा रंग उफ, तुम्हारे रंग के आगे तो कौवा भी अपने कान पकड़े इतना सुंदर है। कबीर ने निशा को देखते हुए कहा। ये सुनकर निशा की आंखों में पानी आ गया और वो कबीर की पकड़ से खुद को छुड़ाते हुए बोली, तुम कबीर बिल्कुल ही गधे हो। एक खूबसूरत लड़की को तुमने पूरा का पूरा कार्टून पीस बना दिया। निशा ने कहा। ओह रियली निशा, मैं तुमको कार्टून बना दिया? तो फिर तुमने भी तो मुझे जोकर ही बना दिया था ना। अब हिसाब हुआ बराबर। कबीर ने निशा को एक आंख विंग करते हुए कहा। तुम भाड़ में जाओ कबीर कपूर, तुम बहुत 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 बुरी हो। जाओ, मैं तुमसे अब कोई भी बात नहीं करूंगी, मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगी। जाओ, मैं तुमसे बात ही नहीं करने वाली। मैं ना तुमको छोड़कर ही चली जाऊंगी। निशा आगे एक शब्द और बोलती उससे पहले कबीर ने उसके मुंह के आड़े अपना हाथ रख दिया और उसके आंसू को एक उंगली से पोंछते हुए बोला, खबरदार जो कभी मुझसे दूर जाने की बात भी की तुमने तो। निशा, बोलकर कबीर ने निशा को अपने गले लगा लिया और फिर उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बड़ी ही प्यारी आवाज में बोला, तुम मुझे जो चाहे कह लो निशा, मुझे मंजूर है, मगर कभी भी मुझसे रूठना नहीं और मुझे छोड़कर जाने की बात करना नहीं। कबीर ने कहा। कबीर, तुम रो रहे हो? निशा ने कबीर के गाल पर हाथ रखते हुए प्यार से पूछा। वादा करो निशा, तुम कभी भी मुझसे दूर नहीं जाओगी और कभी मुझसे रूठोगी नहीं। कबीर ने निशा को अपने गले लगाते हुए कहा। कबीर, मैं वादा करती हूँ कबीर, मैं कभी भी तुमको छोड़कर नहीं जाऊंगी और ना ही तुमसे कभी रूठूंगी। कबीर के सीने में निशा ने अपना सिर झुका लिया। चलो निशा, खाना खाने, तुमको भूख भी लगी होगी ना, कबीर ने प्यार से कहा। दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए खाना खाते हैं कि तभी अचानक से एक गोली सामने रखी चेयर पर लगी थी। कबीर, निशा के मुंह से चीख निकल गई और वह बेहोश हो गई। कबीर ने निशा को अपनी गोद में उठा लिया और अपने कमरे में बेड पर सुला दिया और सुरभि को ठंडा पानी लेकर आने को कहा। अब फिर से निशा को कबीर ने पा लिया था और अभी के अभी वह बहुत ही खुश था। आज वह बड़े दिनों बाद बहुत ही खुश था। कबीर ऑफिस के लिए निकल गया था और निशा इधर उधर घूम रही थी और हर एक कमरे को ध्यान से देख रही थी। तभी वह उस कमरे की तरफ आगे बढ़ गई जिस कमरे में राहुल और जानवी बंधे हुए थी। निशा ने दरवाजे को नॉक किया तो कबीर के बॉडीगार्ड्स ने दरवाजे को खोला और निशा सीधा अंदर आ गई। अंदर आकर उसने वहाँ राहुल और जानवी को देखा, बंधे हुए चेयर पर बैठे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों की अभी कुछ घंटे पहले ही पिटाई की गई हो। निशा ये सब देखकर शॉक्ड हो गई थी। पूछा, राहुल, जानवी, तुम दोनों यहाँ? निशा ने, तुम्हारे ही कारण हमको कबीर ने यहाँ पर बांध कर रखा है और रोज ही टॉर्चर होते हैं। जानवी ने कड़वाहट से कहा। तुम यहाँ पर कैसे आई निशा? क्या कबीर को पता है कि तुम? राहुल कुछ आगे बोलता उससे पहले निशा एक डेविल स्माइल करते हुए बोली, क्या फ़र्क पड़ता है राहुल, कबीर को पता हो या ना हो, मैं तो तुम दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही खुश हुई। राहुल, निशा ने कहा। मैं तुम्हारे कहने का मतलब समझा नहीं निशा, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? राहुल ने सॉफ्ट होते हुए पूछा। अरे तुम कब से इतने नासमझ हो गए राहुल, तुम तो बहुत ही समझदार और होशियार थे राहुल, निशा ने व्यंग करते हुए कहा। निशा, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो, यूँ पहेलियाँ न बुझाओ, जानवी ने चिढ़ते हुए कहा। जानवी, तुम रहने दो मेरी बहना, तुम्हारी समझ में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि तुम में तो ऊपर वाला अकल देना ही भूल गया है, निशा ने व्यंग करते हुए कहा। तभी गुस्से से चिल्लाते हुए जानवी ने कहा, कल की डरी सहमी लड़की आज तो देखो कैसी चालाक लोमड़ी जैसे हो गई है।
सही है भाई, संगत का असर है। मेरी प्यारी बहना, ये जो तुम उछलकर हमारे सामने बातें कर रही हो ना, ये सब कुछ उस कबीर के कारण है। बाकी तो तुम और कुछ भी बोलना। जानवी ने भी व्यंग और चिढ़ में कहा। जानवी, वो क्या है ना, मैंने एक शेर से शादी की है, किसी लीचड़ या गिद्ध से नहीं। मेरा कबीर है ही इतना स्मार्ट, जो कोई भी उसके साथ जुड़ जाए वह भी उसके रंग में रंग जाए और उसकी ही जुबान बोलने लगे। निशा ने कड़वाहट और गुरूर से कहा। निशा, क्या तुम मेरा प्यार भी भूल गई? कितना चाहती थी तुम मुझे, मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाई थी तुमने, क्या वो सब भूल गई तुम? तुम्हारी याददाश्त चली गई तो तुम मुझे ही भूल गई, अपने राहुल को भूल गई तुम निशा। राहुल ने दर्द भरी आवाज़ में कहा। मेरी याददाश्त कब चली गई थी राहुल? और कौन सा राहुल? किसका राहुल? जानवी या कई सारी तुम्हारी रातें रंगीन करने वाली उन लड़कियों का? कौन सी जीने मरने की कस्में राहुल? क्या तुम अब भी ये मानते हो कि तुमने जो मेरे साथ किया उसके बाद भी मैं तुमको प्यार करती हूँ? क्या तुमको किसी पागल कुत्ते ने काटा है राहुल? निशा ने चिढ़ और नफरत से कहा। निशा, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मगर मुझे उसका अफसोस है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और चलो नए रिश्ते से रिश्ता फिर से शुरू करें, जहाँ तुम और मैं ही आए, मैं ही होंगे निशा, राहुल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। निशा ने तभी आगे आकर राहुल को 2 थप्पड़ लगा दिए। फिर गुस्से से उसके बालों को खींचते हुए, उसके जबड़े को दबोचते हुए निशा ने कहा, खबरदार राहुल, अपनी इस गंदी जुबान से मेरा नाम भी अब दोबारा लिया तो मैं तुम्हारी जुबान ही काट लूंगी। अब मैं कोई पहले वाली निशा नहीं हूँ, समझे? निशा ने जोर से उसके सिर को धक्का देते हुए कहा। फिर अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ प्यार से मुस्कुराते हुए बोली, सुनो, आज कबीर ने क्या सज़ा दी है इन दोनों को, लव को? जी, आज बॉस ने कोई भी सज़ा नहीं सुनाई है, एक बॉडीगार्ड ने नज़रें झुकाए हुए अदब से कहा। ठीक है, तो आज मैं सज़ा दे देती हूँ, बोलकर उसने जानवी और राहुल के जख्मों को देखा और उसके ऊपर गर्म पानी का। तुम इनको स्नान करवाते रहो। 2 घंटे बाद और वह बाहर की तरफ जाने के लिए मुड़ी कि किसी के मजबूत सीने से जाकर टकराई। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो निशा? कबीर ने पूछा। तभी निशा ने कबीर के गले में अपने दोनों हाथ का झूला बनाया और फिर प्यार से बोली, माय डियर लवली डवली हस्बैंड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो ऑफिस गए थे ना? निशा ने पूछा। तुमने सुबह सुबह पी रखी है क्या? ये नशीली आंखों में मेरा कत्ल कर देना चाहती हो क्या? कबीर ने भी रोमांटिक अंदाज में कहा। कबीर, तुमको मारने का कोई मेरा इरादा नहीं कबीर, और ना ही मेरा मरने का कोई इरादा है, निशा ने प्यार से कहा। मैं देख रहा हूँ कि तुम अभी बहुत बदमाश होती जा रही हो निशा, कबीर ने निशा के बालों को कान के पीछे करते हुए कहा। सुनो ना कबीर, निशा ने प्यारी और मीठी आवाज़ में कहा। राहुल यही था और तुमने मुझे उनसे मिलने भी नहीं दिया। ये मेरा गुनहगार है तो इसको अब सज़ा मैं ही दूंगी। कबीर, क्या तुम नहीं चाहते मैं खुश रहूं? निशा ने कबीर को पूछा। तुम क्या सज़ा देना चाहती हो इसे निशा? जो तुम चाहोगी वही होगा। मैं तुमको कैसे ना खुश कर सकता हूँ? बोलो मेरी जान, क्या सज़ा देना चाहती हो तुम? कबीर ने निशा का हाथ पकड़ते हुए कहा। कबीर, मैं तुम्हारी बीवी हूँ तो मुझे सोचना भी तुम्हारी तरह ही पड़ेगा ना, तो मैंने सोचा है कि मैं कुछ नया करूँ जान, क्या तुम मेरा साथ दोगे उसमें कबीर? निशा ने कबीर की तरफ देखते हुए पूछा। क्यों नहीं मेरी जान, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा, बोलो क्या करना है तुमको? कबीर ने प्यार से पूछा। तो दोस्तों, क्या नया ट्विस्ट आएगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।